जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी के बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर 2018 के अंदर शिफ्ट वाइज है वो हमें क्वेश्चन करवा दीजिएगा साइंस के। तो आज हमारी पहली क्लास रहेगी और इस क्लास के अंदर है वो अपन 18 सितंबर 2018 को पहली शिफ्ट के अंदर जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास के अंदर सुपड़ा साफ करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। देखिएगा यहाँ पे 18 सितंबर 2018 और ये पहली पारी के अंदर पेपर हुआ था। ऑफिशियल पेपर है जिसके अंदर जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका बढ़िया तरीके से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। भी एप्लीकेशन का लिंक आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलने वाली है। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको पूछा गया है भी 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी। मानना है आपको कि जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है वो आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये याद रखना है आपको भी जो गुरुत्वीय त्वरण है या फिर त्वरण की जो असा इकाई होती है वो क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। अब यहां पे देखो न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम है वो क्या बोलता है, एस बराबर एस यानी यहां पे दूरी बराबर यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर। ये हो गया। u यहां पे क्या है, प्रारंभिक वेग है, t यहां पे समय है, a यहां पे एक्सीलरेशन यानी त्वरण है। फॉर्मूले के अंदर मान रख दो भी। अब सबसे पहले बात ये आती है भी समय यहां पे क्या ले, तो समय अपन क्या करते हैं पहले भी 1 सेकंड से लेकर के और 4 सेकंड तक उसने टोटल दूरी कितनी कवर की वो ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद में 1 सेकंड से और 3 सेकंड तक, कहने का मतलब क्या है, पहले तो 4 सेकंड तक उसने कितनी दूरी थी तय की वो कर लेंगे ज्ञात, उसके बाद में 3 सेकंड तक उसने कितनी दूरी तय की है वो ज्ञात कर लेंगे और फिर माइनस कर देंगे। तो आपके पास में चौथे सेकंड में, इसने पूछा चौथे सेकंड में तय की गई दूरी है वो आपके पास में आ जाएगी। तो जब वस्तु ने, जब गेंद को गिरना शुरू हुआ था, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। भी 0 से स्टार्ट किया है उसने, तो यहां से आपके पास में एस बराबर क्या आ जाएगा 0। तो ये मान तो आपका 0 ऑटोमेटिक ही हो जाएगा भी। तो इंटू टी है वो 4 सेकंड है, प्लस में 1/2 और इंटू 10 इंटू 4 का 16 हो जाएगा भी। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 8 16। तो 4 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की, 80 मीटर की दूरी तय की भी। अब देखो भी 3 सेकंड में देख लो भी कितनी दूरी तय की, तो ये तो मान पहले से ही 0 हो जाएगा भी। 0 इंटू 3 प्लस में 1/2 इंटू 10 इंटू और ये आ जाएगा आपके पास में 3 का स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर 9। अब 2 से 5 बार कट जाएगा, 5 नहीं 45, तो ये 45 यानी 3 सेकंड में उसने 45 मीटर की दूरी तय की और 4 सेकंड में उसने 80 मीटर की दूरी तय की। अब 80 में से 45 आप माइनस करोगे तो 35 आ जाएगा आपके पास में। तो चौथे सेकंड उसने 45 मीटर की दूरी तय 35 मीटर की दूरी तय की है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरुवेट का विभाजन में होता है। ऑक्सीजन का उपयोग करना है और पाइरुवेट क्या होता है, C3H4O3 होता है। कई बार इसका फॉर्मूला भी पूछ लेता है, तो पाइरुवेट होता है C3H4O3, ये फॉर्मूला होता है। ऑक्सीजन का उपयोग होता है, सबसे पहले देखो भी आप, सबसे पहले इसकी 2 क्रियाएं होती है, 2 चक्र होता है। सबसे पहले चक्र आता है ग्लाइकोलाइसिस चक्र, लाइसिस चक्र आता है, ग्लाइकोलाइसिस चक्र। ये कहां पे संपन्न होता है, तो ये कोशिका द्रव्य में, ये कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होता है, जिसमें क्या कार्य होता है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता है भी। ऑक्सीजन है उसकी एब्सेंट के अंदर है वो ये क्रिया कंप्लीट होती है। ठीक है, अब कोशिका के अंदर क्या है, ग्लूकोज है, कोशिका के अंदर है वो ग्लूकोज है
और ये ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की एब्सेंट में C6H12O6 कोशिका के अंदर ग्लूकोज है और ऑक्सीजन की एब्सेंट के अंदर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये C3H4O3 यानी पायरुवेट अम्ल के अंदर है या फिर पायरुवेट के अंदर है, वो कन्वर्ट हो जाता है। अब ये क्रिया यहां पे कोशिका द्रव्य के अंदर कंप्लीट हो जाती है। देन उसके बाद में आता है क्रेब्बस चक्कर, आता है और ये क्रेब्बस चक्कर है वो आपका एम से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट होगा। अब इसको क्या चाहिए, अब इसको ऑक्सीजन अगर आपके पास में प्रॉपर है तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये CO2 बन जाएगा, प्लस में H2O बन जाएगा और प्लस में 36 ATP बन जाएगा। चीजें समझ में आ गई। अगर ऑक्सीजन की प्रॉपर यहां पे आपके पास में भरपूर मात्रा नहीं है, ऑक्सीजन की एब्सेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये आपके पास में एथेनॉल अम्ल बन जाएगा भाई, C2H5OH ये आपका एथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। और प्लस में आपके पास में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी भाई, ठीक है। और उसके बाद में यहां से अपन बात करें दूसरी, अगर मांसपेशियों की बात करूं मैं, तो मांसपेशियां क्या बना देगी, ऑक्सीजन के एब्सेंट में लैक्टिक अम्ल बना देगी भाई, C3H6 और O3 ये लैक्टिक अम्ल होता है। तो मांसपेशियां वो लैक्टिक अम्ल बना देती है जिसके कारण हमें थकान या फिर दर्द महसूस होता है भी, तो वो मांसपेशियां बनाती है ऑक्सीजन के एब्सेंट में। अब इसने पूछा क्या है, ऑक्सीजन का उपयोग करके पूछा है भी, तो ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का जो विभाजन होता है वो होता है कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है भी। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली बोला जाता है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली बोला जाता है। और एक प्रकार से इसमें बहुत ज्यादा सक्रिय एंजाइम पाए जाते हैं भी। आत्मघाती थैली क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी ही कोशिकाओं का क्या कर देता है, पाचन कर देता है। अब लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, तो गोल्जिकाएं और अंतःपर्दवी जालिका है वो लाइसोसोम का निर्माण करती है। रिक्तिकाएं वैक्यूल्स होती है। लाइसोसोम वैसे आपके जंतु कोशिकाओं के अंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं लाइसोसोम, लेकिन जो पादप कोशिकाएं होती है उसके अंदर बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है। रिक्तिकाएं हैं, वैक्यूल्स पादप कोशिका के अंदर ज्यादा मिलेगी आपको, लेकिन ये पादप कोशिका के अंदर लगभग अगर मैं बात करूं तो 50 से 90% एरिया है वो कवर कौन करती है, रिक्तिका करती है, वैक्यूल्स करती है। और जंतु कोशिका के अंदर है वो ये कम मिलेगी भी, ठीक है। तो यहां पे रिक्तिका क्या कार्य करती है, तो रिक्तिका है वो एक प्रकार से जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका स्टोरेज करके रखती है भी, ठीक है। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी कोयल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है, ये आपको बताना है। तो कौन से कोण पर, कौन से एंगल के ऊपर है वो प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है, आपको पता है भी। अगर समांतर होगी तो उसके बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा भी, ठीक है। और लंबवत होगी तो उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। सबसे पहली बात यह है भी, आपको पता होना चाहिए भी कोयल और चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से निकालते हैं। कोयल और चुंबकीय क्षेत्र है वो आपके पास में ये हो जाएगा AB cos थीटा। तो ये AB cos थीटा, A क्या है यहाँ पे, B यहाँ पे क्या है, तो A है वो कोयल द्वारा घेरा गया क्षेत्र, B है चुंबकीय क्षेत्र और cos थीटा है दोनों के मध्य में बना एंगल। अब cos का मान है वो सबसे ज्यादा कहां पे होता है, cos का मान सबसे ज्यादा है वो 90 डिग्री पे होता है। cos का मान, cos 0 डिग्री का मान तो 0 होता है, तो इसके ऊपर अगर दोनों 0 डिग्री के एंगल पे है, दोनों समांतर है, तो उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। और 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो इसका मतलब वहां पे न्यूनतम धारा उत्पन्न होगी भी। सबसे अधिक धारा पूछी इसने, सबसे अधिक धारा कब प्राप्त होती है, जब वो 90 डिग्री के एंगल पे हो। ये ग्रुप डी 2022 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है भी, ठीक है ना। तो cos AB cos थीटा इसका ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, तो 90 डिग्री के ऊपर है वो मान cos के अंदर सबसे ज्यादा होता है भी, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपसे पूछे भी न्यूनतम धारा, अगर न्यूनतम धारा का पूछे तो वहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। इसी तरीके से मैंने 2022 के अंदर 99 पारियों के अंदर आपका पेपर हुआ था ग्रुप डी का, सारे के सारे इसी तरीके से पेपर वाइज मैंने करवा रखी हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप बढ़िया तरीके से उन क्लासों को देखिएगा, बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है।
अब देखो भी प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, प्रकाश की किरण है वो पानी से ग्लास तक जाती है, तो यह झुकता है। प्रकाश की किरण पहले पानी है, ये पानी है, और पानी के बाद में अब ये क्या है, ग्लास तक जाएगी। यहां पे कोई ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास तक जाएगी तो यह झुकता है, सामान्य की ओर धीमा हो जाता है, या फिर सामान्य की ओर गति बढ़ती है, या फिर सामान्य से दूर और धीमा हो जाता है, या फिर सामान्य से दूर और गति बढ़ती है। देखो भी आपको पता है भी पानी का जो अपवर्तनांक है वो कम होता है, भी पानी का अपवर्तनांक कम होता है, और ग्लास का जो अपवर्तनांक है वो क्या होता है, भी ज्यादा होता है। अब आपको पता है ज्यादा कब होगा, जब ये संघन माध्यम होगा। तो ग्लास है वो क्या ज्यादा संघन है, और पानी है वो कम संघन है, भी कम है संघन है, तो इसका अपवर्तनांक है वो क्या होगा, पानी का कम है और ग्लास का ज्यादा है। अब आपको ये भी पता है भी जैसे हमने ये नॉर्मल डाल दिया, अब कोई किरण है वो इस प्रकार से ये आ रही है, ठीक है, इस माध्यम में, पानी के अंदर तो इस प्रकार से ये माध्यम में आ रही है, और जैसे ही संघन माध्यम में आएगी तो प्रकाश की चाल है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। और प्रकाश की चाल जैसे ही कम होगी तो वो अभिलंब की ओर दूर हटेगी या फिर अभिलंब की ओर झुकेगी, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी तो इसका मतलब है यहां पे ये मान लो 45 डिग्री का एंगल है ना, तो यहां पे वो कम हो जाएगा, 45 से कम होगा, ये भी 30 हो जाएगा या फिर 15 हो जाएगा, जो भी है, ठीक है। अब ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और प्रकाश की जो गति है वो क्या हो जाएगी, प्रकाश की गति कम हो जाएगी। अब कम क्यों हुई है, क्योंकि प्रकाश की चाल है वो संघन माध्यम में कम होती है और विरल माध्यम में ज्यादा होती है, ये तो आपने सुना है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास में संघन माध्यम है, संघन माध्यम में प्रकाश धीमा हो जाएगा, और ये क्या रहेगी, प्रकाश की जो किरण है वो पानी से ग्लास तक जाती है और यह झुकता है, तो सामान्य की ओर झुकती है। सामान्य का मतलब हो गया भी नॉर्मल की ओर झुकेगी, वो नॉर्मल यानी अभिलंब की ओर झुकेगी, और इसकी जो गति है वो धीमी हो जाएगी भी। तो आपका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा भी, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने भी दिए गए विलयन के पीएच पर विचार करें कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की उच्च सांद्रता है, यानी कौन सा ऐसा विलयन है, आपको ये पीएच मान दे रखे हैं यहाँ पे क्या है, पीएच मान दे रखे हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो हाइड्रोजन आयन की उच्च सांद्रता किसमें है, तो जो ज्यादा अम्लीय होगा, जो ज्यादा अम्लीय होगा उसमें हाइड्रोजन यानी H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे भी, और कम अम्लीय होगा तो उसमें H पॉजिटिव आयन कम मिलेंगे। आपको पता है भी 0 से लेकर के और 6 तक, 0 से लेकर के 6 तक है वो अम्लीय माध्यम होता है भी, ठीक है। 7 पे है वो क्या हो जाता है, 7 के ऊपर है वो न्यूटन यानी उदासीन, ये यहाँ पे उदासीन हो जाएगा। और 7 से यानी 8 से लेकर के और ये 14 तक है वो क्या होगा, क्षारीय माध्यम होगा भी। अब यहां पे जैसे जैसे 6 से नीचे आएंगे, 0 की ओर आएंगे, अम्लीय माध्यम ज्यादा होगा, उच्च होगा, इसका मतलब वहां पे हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है, H पॉजिटिव आयनों की जो सांद्रता है वो ज्यादा हो जाएगी भी। तो इसमें देखो भी सबसे कम मान किसका है, तो 2.4, यहां पे देखो सबसे कम 2.4, तो अपन इस प्रकार से इसको सेट कर सकते हैं। 2.4 में अम्लीय माध्यम ज्यादा है, अम्लीय है, उसके बाद में 4.7, तो 4.7, उसके बाद में कौन सा आ जाएगा 8, और उसके बाद में आ जाएगा 10.1। तो ये इसकी सीक्वेंस रहेगी। इसमें H पॉजिटिव आयन की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा होगी, और इसमें H पॉजिटिव आयन की जो मात्रा है वो सबसे कम होगी भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। चीजें समझे क्या, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब ये ग्रुप डी 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया भी, आगे आ जाएगा आगे वाले पेपरों के अंदर भी। सबसे ज्यादा अम्लीय माध्यम कौन सा है, सबसे ज्यादा अम्लीय माध्यम कौन सा है, तो 0 है ना, वो सबसे ज्यादा अम्लीय माध्यम है भी, याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर वाकायदा लिख रखा है भी 0 से लेकर सबसे ज्यादा अम्लीय 0 पे होता है, और ये क्वेश्चन आ चुका है भी 0 पे सबसे ज्यादा अम्लीय होता है भी, ठीक है। कभी आप ये मान लो भी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन के अंदर 0, 1, 2 इस प्रकार से यहां पे क्रमांक भी थे भी, 0 है, 1 पे है, 3 है, 4 है, इस प्रकार से सबसे ज्यादा अम्लीय 0 पे होता है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको दे रखा है भी 120 वाट, अभी ये 120 वाट के विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है, तो लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट की गणना करनी है। आपको यहां पे यूनिट निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। कुल वाट क्या होगा, कुल वाट अपॉन में 1000, अपॉन में 1000 आपके पास में यूनिट आ जाएगा भी,
आपके पास में यूनिट आ जाएगा। अब देखो भी कुल वाट कैसे निकालेंगे भी, 120 वाट का तो वो आपके पास में लैंप है और वो प्रतिदिन 8 घंटे चलता है, प्रतिदिन 8 घंटे चलता है। अब एक ही दिन का बताना है भी आपको तो एक ही दिन का बताना है, अपॉन में आपको क्या करना है, 1000 करना है भी। अब देखो भी 12 8 96, तो ये हो जाएगा आपके पास में 960 अपॉन में 1000। अब देखो भी 10 से 10 काट दो, 0.96 आ जाएगा भाई, 0.96 इकाई या फिर 0.96 यूनिट आपके पास में यहां पे मान आ जाएगा। तो 0.96 कौन से केंद्र है, तो ये आपके पास में राइट आंसर होगा 2 नंबर में। अब कोई दोस्त ऐसे भी बोलेंगे भी सर जी इसके 3 और 4 नंबर ऑप्शन कहां पे है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है भी, ठीक है, पेपर का, तो उसके अंदर आ नहीं रहा था तो मैंने यहां पे 2 ही इसके ऑप्शन लिए भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है। अब आपको पता होना चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है, एक कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है भी। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, ये किसका फॉर्मूला है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है क्या, बिल्कुल नहीं है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ऐसे नहीं होता फॉर्मूला, यानी CaO ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड का, जिसे बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। और एक होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें फर्क क्या है, फर्क ये है भी, इसमें भी यहां पे देखो भी कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है भी, कैल्शियम है वो 2 पॉजिटिव होता है, हाइड्रोक्साइड है ये 1 नेगेटिव होता है भी। अब ये जो 1 है ना, ये 1 जाएगा इसके पैरों में कैल्शियम के, और ये +2 है ये जाएगा आपका हाइड्रोक्साइड के पैरों में। अब 1 को लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये Ca। अब देखो भी OH, इसके अंदर आपके पास में हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग है भी, दोनों अलग अलग है। अगर आप यहां पे 2 लगा दोगे ना तो इसका मतलब ये हो गया भी ये 2 कार्य कहां पे कर रहा है, ये ओनली फॉर हाइड्रोजन को बता रहा है भी यहां पे हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। अब आपको अगर ये इस प्रकार से होता ना Na, अब इसका मतलब क्या है भी, एक पहला कैपिटल है दूसरा स्मॉल है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक ही तत्व है। अगर दोनों कैपिटल है, जैसे हाइड्रोक्साइड में दोनों कैपिटल है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों है। जैसे मैं लिखूं भी यहां पे CO कोबाल्ट, अब इसमें आप कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बता सकते भी इसमें कार्बन और ऑक्सीजन नहीं, इसका फॉर्मूला ये का कोबाल्ट, दोनों बड़े होंगे तो उसमें 2 तत्व मिलेंगे, अगर एक बड़ा और एक छोटा था तो इसका मतलब वो एक ही तत्व है। तो यहां पे 2 तत्व है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दोनों के पैरों में आएगा, तो इसका मतलब क्या भी, इसको ब्रैकेट में लिखो, आप ब्रैकेट में लिखोगे तभी ये मान्य होगा भी ये जो 2 है वो ऑक्सीजन के भी पैरों में है और हाइड्रोजन के भी पैरों में है, ठीक है ना। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। चीजें समझ में आ गई क्या, तो इसे क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं भी, जो कि आप कली करते हो ना उसमें यूज किया जाता है भी। और ये बनता कैसे है वो देख लो आप, ये बनेगा आपके पास में जब कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड में जब मैं मिला दूं जल, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि बिना बुझा हुआ चूना होता है, उसमें अगर मैं जल मिला दूं तो क्या बनेगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा भी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा। ये ग्रुप डी 2022 के अंदर बहुत बार इक्वेशन पूछी गई है, बहुत ही बार पूछी गई है भी, ठीक है। प्रत्येक पेपर के अंदर मान लो भी 99 पारियों के अंदर आपका पेपर हुआ था ना, उसमें 80 पेपरों के अंदर ये इक्वेशन पूछी गई है। अब इसके अंदर देखो भी, अब आपका ये जो है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अब पहली दूसरी बात ये है भी ये अभिक्रिया कौन सी है, तो ये अभिक्रिया आपकी संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। संयोजन अभिक्रिया कौन सी होती है, वो अभिक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वहां पे आपकी क्या हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो ये दूसरी प्रक्रिया ये है भी, ये एक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है, एक होता है ऊष्माक्षेपी और एक होता है ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी के अंदर है वो ऊष्मा बनती है भी, और ऊष्माशोषी के अंदर क्या है, ऊष्मा आपको देना पड़ता है अभिक्रिया को करवाने के लिए। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। चीजें समझे क्या, आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है, कौन सा लचीला और कोमल है, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो ये आपके पास में ऑप्शन है भी, यहाँ पे फास्फोरस है, तांबा है, कार्बन है और सल्फर है। आपको देखो भी मैं केमिस्ट्री के अंदर नोट्स का जब रिवीजन करवाया था उसके अंदर मैंने धातुओं की, अधातुओं की, इन सभी की मैंने प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी भी, आपको अगर याद हो तो उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था भी, जो धातु होती है वो क्या होती है, ये
लचीली भी होती है भी, लचीली धातु है वो लचीली भी होती है क्योंकि उसमें आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है और तन्यता का गुण पाया जाता है भी। ये लचीली व कोमल, लचीली व कोमल होती है भी, जिसको जैसा चाहे उस प्रकार से अपन मोड़ सकते हैं धातु को, ठीक है। धातु का ये गुण होता है क्योंकि सबसे ज्यादा जो तन्य धातु होती है और आघातवर्धनीय धातु होती है वो सोना होती है भी। कौन सी होती है? सोना होती है। दूसरी चांदी होती है और चांदी के बाद में आपका तांबा आ जाता है भी, चांदी के बाद में तांबा आ जाता है। अब देखो भाई फास्फोरस एक उपधातु है, सॉरी फास्फोरस एक अधातु है, कार्बन है ये भी आपका अधातु है और सल्फर है ये भी आपका अधातु है। तो यहां पे बच गया कौन सा? तांबा। तो तांबा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये एक धातु है और धातु के अंदर गुण पाया जाता है लचीला और कोमल का, जो कि तन्यता और तन्यता का तो मतलब होता है तार बनाना और आघातवर्धनीयता का मतलब होता है आप उसको प्लेट के रूप में बना सकते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। चीजें समझे क्या? इनकी पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी भी, बढ़िया तरीके से डाउनलोड कीजिएगा। अब देखो भी, एक 40 केजी भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है। उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी? आपको यहां पे ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, वो मानना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो भी, आपको पता है भी शक्ति यानी पावर, शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। सर जी कार्य कहां से लेके आए? देखो भी, कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास में F डॉट डी यानी बल इंटू विस्थापन। सर जी ठीक है, लेकिन कार्य का भैया एक फॉर्मूला और भी होता है, क्या होता है? mgh यानी द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण इंटू हाइट, ये भी होता है भी। तो चीजें सब कुछ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी भी, कहीं पे भी कोई भी फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूला लगा दो, कौन सा? ये लगा दो कार्य का, तो हो जाएगा पावर, शक्ति बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में? शक्ति बराबर आपके पास में हो जाएगा mgh यानी कार्य की जगह तो मैं ये रख दूं और इंटू टी रख दूं भी। तो आपके पास में m यानी मास द्रव्यमान कितना है? 40 केजी की है, इंटू जी गुरुत्वीय त्वरण कितना है भैया? 10 है, तो 10 लग दो। और यहाँ पे हाइट कितनी है? 5 मीटर, ये देखो 5 मीटर तक ऊंची, तो हाइट 5 मीटर और अपॉन में आपके पास में टी समय कितना लग रहा है? 4 सेकंड में, तो यहाँ पे 4, तो 0 से ये 10 बार कट कर दो भी, तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 500। अब आपको पता होना चाहिए शक्ति को किसमें मापा जाता है, तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट, वाट को अपन लिखते हैं W से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 500 वाट आ जाएगा, जो कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। चीजें समझ में आई क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है भी। कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, जिसे अपन जे से लिखते हैं भी, जे से डिनोट किया जाता है। और बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, एन से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पे डी यानी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं जिसको, मात्रक होता है मीटर, एम से डिनोट किया जाता है भी। आगे देखो भी, टी समय सेकंड होता है भी इसका। नेक्स्ट देखिएगा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है? देखो भी, आपको पता है भी भार ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है भार बराबर, जिसे W से डिनोट किया जाता है, भार वेट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है mg, क्या होता है भी? mg होता है भी। m का मतलब होता है मास द्रव्यमान और g का मतलब होता है यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण। चीजें समझ में आ गई? तो कहीं पे भी आपको अगर भार ज्ञात करने का पूछे तो वो आपका हो जाएगा m इंटू जी। अब देखो भी, पृथ्वी पे कोई वस्तु, ये मान लो भी आपके पास में पृथ्वी पे जो कोई वस्तु है वो 60 केजी की है, 60 न्यूटन उसका भार है, भार को न्यूटन में मापा जाता है। तो पृथ्वी पे कोई वस्तु 60 न्यूटन की है, चंद्रमा पे उसको लेके जाएंगे तो इसका भार है वो 1/6 हो जाएगा भी। तो वहां पे जो गुरुत्वीय त्वरण है वो चंद्रमा के ऊपर है, वो गुरुत्वीय त्वरण 1/6 है। तो चंद्रमा के ऊपर है वो उस वस्तु का भार कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा भी। कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1/6 गुना होता है भी, 1/6 गुना होता है। तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। चीजें समझ में आ गई? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, तो यहां पे 5 गुना नहीं होगा। आगे देखो भी, आधुनिक आवर्त के किस समूह में हेलोजन रखा जाता है? हेलोजन समूह कौन सा होता है भी? ठीक है, पहला समूह फर्स्ट समूह है, इसे क्या बोलते हैं? क्षार धातु। इसे क्या बोला जाता है? क्षार धातु बोला जाता है भी। जैसे आधुनिक आवर्त सारणी है उसको हमने
चार पार्टों में डिवाइड कर रखा है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस पी डी और एफ। एस पी और डी एफ ये आपके ब्लॉक है। इन चार ब्लॉकों के अंदर है वो हमने आधुनिक सारणी को डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अब उसके बाद में आपका जो पहला और दूसरा जो ग्रुप आता है, ठीक है, ये दोनों ग्रुप आपके एस ब्लॉक में आते हैं। और 13 से लेकर के 13, 14, 15, 16 और 17 और 18 ये आपके जो ग्रुप हैं वो कौन से में आते हैं, तो वो आपके पी ब्लॉक में आते हैं। डी ब्लॉक में 3 से लेकर के और 12 तक, 3 से लेकर के 12 तक डी ब्लॉक में आते हैं। और उसके बाद में आपका जो ब्लॉक बच गया वो आपका आ जाएगा कौन से, नीचे वाले जो नए हैं एक्टिनोइड और लेंथेनोइड और एक्टिनोइड, वे आपके एफ ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं। एफ ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं। डी ब्लॉक को क्या बोला जाता है, डी ब्लॉक को संक्रमण धातु बोला जाता है। संक्रमण, इसे क्या बोला जाता है, संक्रमण तत्व या फिर संक्रमण धातु बोला जाता है। एक प्रकार से संक्रमण तत्व या फिर संक्रमण ब्लॉक किसे कहा जाता है, तो वो आपका डी ब्लॉक को कहते हैं। आंतरिक संक्रमण किसे कहा जाता है, आंतरिक संक्रमण ब्लॉक है वो किसे कहा जाता है, तो एफ ब्लॉक को कहा जाता है। तो पहला ब्लॉक है वो क्षार धातु हो जाता है, ठीक है, और दूसरा ब्लॉक है वो क्षार मर्दा धातु। इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं यहां पे 17 नंबर ग्रुप, 17 नंबर ग्रुप को बोलते हैं हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली। और 18 नंबर ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, चेलकोजन परिवार बोल सकते हैं भी इसको, ठीक है। और 18 नंबर जो ग्रुप है, 16 नंबर को चेलकोजन परिवार बोल सकते हैं और 18 नंबर जो ग्रुप है इसे अपन बोल सकते हैं एक प्रकार से निष्क्रिय गैसों का ये, ठीक है। तो इसे एक प्रकार से अपन ये बोल सकते हैं शून्य ग्रुप। इसमें जो एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी बाहरी ऑर्बिट के अंदर है वो निष्क्रिय गैसें आती है। इसके अंदर बाहरी ऑर्बिट के अंदर सारे के सारे हैं, सभी के अंदर है वो ओनली फॉर हीलियम को छोड़कर के 18 नंबर ग्रुप के अंदर है वो हीलियम को छोड़कर के बाकी सभी में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं भी। तो इनका अष्टक पूरा होता है भी, ठीक है। तो ये एक प्रकार से निष्क्रिय गैसों का है। और याद रखना ग्रुप डी 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है भी 18 नंबर आवर्त के अंदर है वो कितने तत्व हैं, 18 नंबर आवर्त के अंदर कितने तत्व हैं, तो 7 तत्व आते हैं भी। हे नेता और करोड़पति सब जीवित रहे, बढ़िया तरीके से मैंने पढ़ा रखा है भी, ठीक है। हीलियम है, हे नेता नियोन है, हे नेता और यानी आर्गन हो गया, हे नेता और करोड़पति यानी क्रिप्टोन हो गया, जीनोन हो गया, रेडोन हो गया, इस प्रकार से। उसके बाद में चेलकोजन परिवार में कौन सा, ये हेलोजन परिवार में कौन आता है, फिर कर्बाल आई एंटी, फिर कल बार आई एंटी यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस प्रकार से। और फर्स्ट में कौन आता है, फर्स्ट आवर्त के अंदर है वो आपका आ जाएगा, फर्स्ट आवर्त के अंदर है लीनाने की रब से प्रयाद हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबिडियम और सीजियम, फ्रांसियम, ये पहले के अंदर आता है। और उसके बाद में आपके पास में 16 नंबर में आता है ओल्ड स्टाइल से टिपो, ओल्ड यानी ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलुनियम हो गया। तो ये सारे के सारे मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवा रखे हैं भी। तो आपका यहां पे राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने भी निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो तनों और जो जड़ों, तनों और पत्तियों से अलग नहीं है। अभी जस्ट 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको करवाया था अभी ये पादपों का क्लासिफिकेशन, ठीक है, प्लांट क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर मैंने बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया था, जिसमें प्लांट बॉडी जो जड़ों, तनों और पत्तियों से अलग नहीं है, पत्तियों में अलग नहीं है। इसका मतलब क्या है भी, इसको अलग अपन डिफाइन नहीं कर सकते भी, जड़, तना और पत्ती उसमें नहीं पाया जाता भी एक प्रकार से, ठीक है ना, अलग अलग अपन उसमें नहीं दे सकते। तो वहां पे कौन सा है, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा याद रखना, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा मैंने क्या है, ओस्टबाल टिप्पो के अनुसार है वो 1942 के अंदर है वो इसको 2 भागों में डिवाइड किया था भ्रूण के आधार पर भी, एक में भ्रूण पाया जाता है एक में भ्रूण नहीं पाया जाता। तो थैलोफाइटा है इसके अंदर भ्रूण नहीं पाया जाता भी, और एम्ब्रियोफाइटा है उसके अंदर भ्रूण पाया जाता है भी। तो थैलोफाइटा वर्ग के जो पौधे होते हैं ना वो एकदम सरल और सुशील होते हैं, ठीक है, और इसमें जड़, तना और पत्ती का अभाव होता है, यानी इसमें जड़, तना और पत्ती को अलग अलग अपन डिफाइन नहीं कर सकते। अब बात ये आती है थैलोफाइटा तो ठीक है, लेकिन थैलोफाइटा के अंदर एग्जाम्पल दे दिया आपको। तो आपको मैंने ये बताया था भी रिक्सिया, सारा और मार्सिलिया, ये सारे के सारे किस में आते हैं, तो ये आपके कौन सी में आता है भी, ये आपका आता है टेरिडोफाइटा में, टेरिडोफाइटा,
टेरिडोफाइटा में आता है रिक्शिया, ये ब्रायोफाइटा में आता है, ये आपका ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, ठीक है, ब्रायोफाइटा। और स्पाइरोगायरा एक सेवाल है भी, स्पाइरोगायरा एल्वा, ये क्या है, सेवाल है। तो सेवाल किस में आते हैं, आपके थेलोफाइटा में आता है, ठीक है। तो याद रखना, इनकी एक मैंने ट्रिक भी बताई थी, तो ट्रिक कौन सी हो जाएगी इनमें, ब्रायोफाइटा की ट्रिक कौन सी हो जाएगी, सोनिया 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 जुओ की रिसकले स्पेरिया मार। तो ये मैंने ट्रिक बताई थी ब्रायोफाइटा की। सोनिया से हो जाए डाउसोनिया जुओपसिस, डाउसोनिया जुओपसिस रिक्सिया, ठीक है, मार्केंसिया, ये मार्केंसिया यहाँ पे, ठीक है, मार से बन जाएगा मार्केंसिया। और ये स्पेरिया से एक तो बनता है स्पेगनम और एक आपका फ्यूनेरिया बन जाएगा भाई, स्पेगनम और फ्यूनेरिया। तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, तो ये ब्रायोफाइटा वर्ग में आ जाएंगे भाई। एक होता है आपका टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का मैंने बताया था, ट्रिक बताई थी, मासी सिले एक सीट तेरी, मासी सिले एक सीट तेरी। तो इसमें क्या हो जाएगा, मासी सिले एक सीट तेरी, मार्केंसिया, मासी सिले से मार्केंसिया, सिले से सिनेल जिनेला, ठीक है, एक सीट से हो जाए इक्विसिटम और तेरी से हो जाएगा टेरिडियम। और ये टेरी से टेरिडियम और टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं भी। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, बढ़िया तरीके से मैंने आपको याद करवा रखा है। तो ये हो जाएगा स्पाइरोगायरा, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका है, जो कि थेलोफाइटा के अंतर्गत आता है भी। आगे देखो भी, निम्न में से कौन सा सरल स्थायी उत्तक नहीं है। बढ़िया तरीके से मैंने आपको उत्तक करवा रखा है, देख लो, एक भी अपने नोट्स से बाहर नहीं है भी। तो सरल मैंने पादप उत्तक करवाया था, उसमें मैंने आपको उत्तक है वो 2 भागों में डिवाइड करवाया था भी। एक तो आपका होता है कौन सा, सरल, एक तो होता है सरल उत्तक और एक होता है जटिल उत्तक, ठीक है। अब सरल उत्तक और जटिल उत्तक, सरल उत्तक के अंदर है वो अपन क्या पढ़ते हैं, सरल उत्तक के अंतर्गत है वो अपन, इससे थोड़ा सा और ऊपर चले तो यहां पे पादप उत्तक है वो 2 प्रकार का होता है भी। एक तो विभज्य उत्तक जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, और एक इसे स्थायी उत्तक हो गया भी। एक है स्थायी उत्तक, और फिर हमने स्थायी उत्तक को 2 पार्टों में डिवाइड किया था भी, सरल स्थायी उत्तक हो गया और एक आपका जटिल स्थायी उत्तक हो गया भी, ठीक है। एक तो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आ गया और एक स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक को फिर हमने सरल स्थायी उत्तक और एक जटिल स्थायी उत्तक। अब सरल स्थायी उत्तक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो आपका आता है कोलेन कायमा, ठीक है, कोलेन कायमा आ गया। और एक आपका आता है यहां पे पेरेन कायमा आता है, और एक आपका सेक्लेरेन कायमा आ जाएगा भी, ठीक है, ये हो जाएगा। और जटिल उत्तक के अंदर हमने 2 ही पढ़े थे, कौन कौन से, एक तो जाइलम और एक आपका कौन सा हो जाएगा, फ्लोएम, एक आपका फ्लोएम हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों क्या है, 7 उत्तक है। तो इसने पूछा भी सरल स्थायी उत्तक नहीं है, वो पूछा है, तो यहाँ पे जाइलम का नाम आया हुआ है भी, तो जाइलम आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया 2018 के अंदर भी, जाइलम है वो कितनी उप इकाइयों से मिला हुआ है, तो जाइलम 4 उप इकाइयों से मिला हुआ है भी। एक तो हो जाएगा आपका वाहिका, एक हो जाएगा वाहिनिका, और एक हो जाएगा आपका जाइलम पेरेन कायमा, और एक हो जाएगा जाइलम पेरेन कायमा, और एक आपका जाइलम पेरेन कायमा हो गया, जाइलम रेशियो हो जाएगा भी, ठीक है। इन 4 इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बोला गया है भी 2 प्रतिरोधक है, 10 ओम और एक अन्य 20 ओम श्रृंखला में, श्रृंखला का मतलब होता है श्रेणी में 6 वोल्टेज की बैटरी से जुड़े हुए हैं, तो सर्किट में विद्युत धारा आपको ज्ञात करनी है। देखो भी, जब श्रेणी क्रम में हो तो अपन क्या तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, तो डायरेक्ट जोड़ते हैं भी। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर आपके पास में हो जाएगा R1 प्लस में R2, डायरेक्ट जोड़ोगे आप। तो यहाँ पे 10 और 20, ये 20 ओम अभी, 10 और 20 कितना हो जाएगा, टोटल आपके पास में 30 ओम हो जाएगा। अब आपको क्या है, धारा ज्ञात करनी है। ओम का नियम क्या बोलता है, V बराबर आई आर। तो I बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, I बराबर हो जाएगा V अपॉन में R। V आपके पास में कितना, 6 वोल्टेज है, R आपके पास में कितना 30 है, तो यहाँ पे 1/5, और ये आ जाएगा आपके पास 0.2 एम्पियर,
0.2 एम्पियर कौन से ऑप्शन के अंदर है? पहले ही ऑप्शन के अंदर है, तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे, आगे देखो भी नेक्स्ट। एक अपनी एप्लीकेशन के ऊपर है वो शानदार सा ऑफर चल रहा है अभी, और जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं अभी। ऑफर का नाम है एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन। अगर कोई बंदा एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उसको क्या क्या चीजें मिलने वाली है वो आप सुन लीजिएगा एक बार। अगर कोई बंदा एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उसको टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी भी, और जितने भी टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर नोट्स हैं वो सारे के सारे नोट्स की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी यूट्यूब के ऊपर जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ है वो आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और ये सब्सक्रिप्शन आपको मात्र और मात्र 99 रुपीज के अंदर दिया जा रहा है, और 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स है वो सारे के सारे आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे भी। ठीक है, तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकता है भी। बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। चलो भी अपन वापस आते हैं अपने मेथड के ऊपर। तो यहां पे आपके पास में ये 5 नंबर क्वेश्चन 59 दोबारा आ गया ना। अब देखो भी ये आपके पास में अभी निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है, इसका मतलब क्या है भी? उसमें पानी अलग से जोड़ना। क्रिस्टलीकरण का मतलब एक प्रकार से यही होता है भी, पानी उसमें अलग से जोड़ना होता है। देखो भी कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला डायरेक्ट ग्रुप डी 2018 के अंदर पूछा भी गया है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4 5H2O ये होता है भी। ठीक है, CuSO4.5H2 होता है, याद रखना। उसके बाद में अपन बात करते हैं वाशिंग सोडे का। वाशिंग सोडे का फॉर्मूला होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट यानी 10 जल के अणु होते हैं इसमें। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। उसके बाद में बैंकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है? बैंकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बैंकिंग सोडा बोलते हैं, खाने का सोडा बोला जाता है। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। अब इसमें देख लो भी, इसमें भी पानी जुड़ा हुआ है, इसमें भी पानी जुड़ा हुआ है, और इसमें भी पानी जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये सारे के सारे आपके क्रिस्टलीकरण पानी है। उसके अंदर आपका सोडियम बैंकिंग सोडा है, इसके अंदर पानी नहीं है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। एक तो कॉपर सल्फेट का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया भी, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? एक आपका आयरन सल्फेट का पूछा गया भी। ठीक है, फेरस सल्फेट का बोलते हैं जिसे, तो उसमें होता है FeSO4 फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O। तो ये होता है। चीजें समझ में आ गई क्या? जिप्सम को, अगर ये क्वेश्चन 2022 ग्रुप डी 2022 के अंदर पूछा गया, जिप्सम को कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें कि उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाए? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दो, या फिर केल्विन में पूछे तो आपके पास में हो जाए 373 केल्विन। 373 केल्विन ताप पे जब अपन गर्म करते हैं तो जिप्सम अपना 1.5 जल का अणु त्याग देता है, और CaSO4.12H2O जिप्सम बन जाता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, POP बोलते हैं जिसको। चीजें समझ में आ गई क्या? अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है अभी आपका, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका निर्माण कौन करता है? इसको निर्माण करने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है? तो याद रखना NaCl प्लस में अमोनिया NH3 प्लस में H2O जल प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? अभिक्रिया बनती है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस में NaHCO3, ये अभिक्रिया बनती है भी। और ये बहुत बार पूछा जाता है भी, सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण में किस किस का योगदान होता है? तो NaCl नमक का, अमोनिया का NH3, H2O जल का, और कार्बन डाइऑक्साइड का। चीजें समझ में आ गई? जब बैंकिंग सोडे को गर्म किया जाता है ना, जब बैंकिंग सोडे को गर्म किया जाता है तो भाई साहब क्या बनता है? तो ये वाशिंग सोडा बनता है, ये चीज ध्यान में रखना। और वाशिंग सोडे का फिर क्या करवाया? सोडियम कार्बोनेट बनता है, और सोडियम कार्बोनेट का फिर क्रिस्टलीकरण करवाया जाता है, तब जाकर के ये वाशिंग सोडा बन जाता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। ये दोबारा से आ गया क्या?
दोबारा से आ गया अभी। चलो नेक्स्ट, इसमें है अभी सवर्णीय रेंज के अनुसार, सवर्णीय रेंज के नीचे आवर्ती के साथ ध्वनि तरंगों की क्या कहा जाता है। यानी एक तो होता है जिसको अपन सुन सकते हैं, एक जिसको अपन नहीं सुन सकते, और एक जो क्या है भी अपने सुन तो सकते हैं लेकिन वो हाई क्वालिटी की होती है भी। ठीक है, अपसर्व्य तरंगे, सर्वे अपसर्व्य, इस प्रकार से। तो देखो उसके अंदर एक तो होता है आपका 20 हर्ट्ज से, 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम जो तरंगे होती हैं उसे क्या बोलते हैं, अपसर्व्य तरंगे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक अपन क्या कर सकते हैं भी सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक अपन सुन सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं, इसे सर्व्य तरंगे बोल सकते हैं भी, सर्व्य तरंगे कहा जाता है। और ये आपकी क्या हो जाएगी, अपसर्व्य तरंगे हो जाएगी। उसके बाद में 20,000 हर्ट्ज से ऊपर अगर आवृत्ति की है तो उसे भी अपन नहीं सुन सकते भी। तो इसके अंदर आपका अल्ट्रासोनिक तरंगे है ना, अल्ट्रासोनिक तरंगों का जो यहां पे मान आता है वो 20,000 हर्ट्ज से, HZ हर्ट्ज लिख देता हूं, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है इसका मान। ठीक है, अल्ट्रासोनिक तरंगों का 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरा मान आपके पास में आता है श्रव्य तरंगे। दूसरा मान आपके पास में श्रव्य तरंगे आते हैं जिसका मान है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। और इंफ्रासोनिक तरंगे होती है, इनका जो मान होता है वो कहां पे होता है, इनका मान है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है भी, 20 हर्ट्ज से कम होता है। तो ये जो तरंगे हैं, ये तरंगे कहां पे बनती है भी, इंफ्रासोनिक तरंगे। जो ज्वालामुखी है इनको एक प्रकार से कुत्ते सुन सकते हैं भी, कुत्ते हैं वो भी सुन सकते हैं, ज्वालामुखी आना, ठीक है, भूकंप आना। तो उन सभी की जो तरंगे हैं वो इंफ्रासोनिक ध्वनि हो जाएगी एक प्रकार से। उन सभी ध्वनियों को कौन सुन सकता है, कुत्ते हैं, जो चमगादड़ है ये सुन सकते हैं भी। ठीक है, हाथी भी सुन सकता है भी। तो ये आपकी किस में आ जाएगी, तो ये आपकी इंफ्रासोनिक तरंगे आ जाएगी। और इसने क्या बोला है भी, सर्वीय रेंज से नीचे जिसे अपन सुन नहीं सकते, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर इंफ्रासोनिक तरंगे हो जाएगा भी। चीजें समझ में आ गई क्या, यहां तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था। तो ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 के अंदर भी पूछा गया है भी, और ये मैं आपको करवा चुका हूं भी बढ़िया तरीके से, नोट्स के अंदर है वो रिवीजन आपको करवा चुका हूं भी। और रही बात नोट्स की, तो अगर किसी को बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्टों के एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स चाहिए तो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे भी। इसका लिंक आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और इसके ऊपर एक नोट्स का फोल्डर बना हुआ है भी, उस नोट्स के फोल्डर के अंदर है वो आपको तीनों के तीनों बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के तीनों एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स आपको मिल जाएंगे। बढ़िया तरीके से आप इनको तैयार कीजिएगा। अगर अच्छे तरीके से आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आपको साइंस के अंदर और कुछ भी मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो नोट्स है वो 9th और जो 10th की आपकी एनसीईआरटी है साइंस की, उसके ऊपर आधारित बनाए गए हैं। तीनों की लैंग्वेज आपको हिंदी मिलेगी। बढ़िया तरीके से कंप्लीट नोट्स हैं, अच्छे तरीके से डाउनलोड कीजिएगा और बढ़िया तरीके से आप उनकी कॉपी निकलवा सकते हैं भी। ठीक है, और यहां पे अगर बढ़िया तरीके से तैयार कर लेते हैं तो ग्रुप डी के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं भी, 25 क्वेश्चन आते हैं साइंस के। 20+ क्वेश्चन सही करने की गारंटी मैं लेता हूं भी आपकी। 20+ क्वेश्चन सही करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी है अपनी। लेकिन शर्त ये है भी तीनों के तीनों अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। केमिस्ट्री का नोट्स का रिवीजन मैंने करवा दिया है। ठीक है, 24 क्लासों के अंदर। बायोलॉजी अभी चल रही है, 13-14 क्लासें उनकी हो चुकी है, तो बढ़िया तरीके से आप क्लासों को अटेंड कीजिएगा। साइंस के अंदर तो अपनी गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं है। परमाणु संख्या के आधार पर देखो भी, यहां पे सबसे पहले जो डोबेराइनर आते हैं भी, सबसे पहले डोबेराइनर भाई साहब आते हैं कब, 1817-18 के अंदर। ठीक है, उन्होंने अपना ट्रिपलेट दिया था भी, 3 ट्रिपलेट दिया था भी। अब इन्होंने भी किस आधार पर रखा था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा था। और ट्रिपलेट भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रुप डी 2022 के अंदर तो पूछा गया है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और
बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये अभी इनका ट्रिपलेट। इन्होंने बोला था भी पहला तत्व और तीसरे तत्वों का द्रव्यमान का औसत है, यानी पहले तत्व और तीसरे तत्व के द्रव्यमान का औसत है वो बीच वाले तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होगा। भी चीजें समझ में आ गई क्या? उसके बाद में आते हैं कौन? न्यूलैंड्स भाई साहब आते हैं। कब? 1865 के अंदर आते हुए, 1865 के अंदर आते हैं। न्यूलैंड्स के समय है जब आए थे 56 ही तत्व ज्ञात थे। न्यूलैंड्स के समय 56 ही तत्व ज्ञात थे। इन्होंने अपना जो संगीत सुरों के आधार पर रखा था, भी सारे गामा पादा निशा, तो इसके ऊपर न्यूलैंड्स ने अपने आवर्त सारणी को सेट किया था और बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने सेट किया था। उसके बाद में इनके जो ट्रिपलेट मिलते हैं वो दो ही मिलते हुए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। फिर मैग्नीशियम, बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम आता है, बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, 2022 में तो पूछा गया है, फिर न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है वो कहां तक लागू हो पाया? तो ये कैल्शियम तक ही लागू हो पाया, उसके बाद में आगे लागू नहीं हो पाया। अभी न्यूलैंड्स के समय कितने तत्व ज्ञात थे? 56 तत्व ज्ञात थे। पहला तत्व कौन सा था? हाइड्रोजन था। और अंतिम तत्व कौन सा था? तो थोरियम था। भी उसके बाद में मेंडलीव भाई साहब आते हैं, मेंडलीव भाई साहब आते हैं 1869 के अंदर। ठीक है, अब मेंडलीव भाई साहब ने क्या किया? परमाणु द्रव्यमान, रट्टा वही था, परमाणु द्रव्यमान को पकड़े रखा भी। ठीक है, तो इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में अपने तत्वों को सेट किया था भी। ठीक है, अब मेंडलीव के समय कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात थे। मेंडलीव के समय भी 63 तत्व ज्ञात थे। उसके बाद में ये मैन जो इनका मुख्य कारण यह था भी मेंडलीव है वो समस्थानिकों को स्थान नहीं दे पाई। मेंडलीव की जो कमी रह गई थी वो ये थी कि मेंडलीव समस्थानिकों को स्थान नहीं दे पाए थे भी। और कुछ एक ऐसे भी थे जिनका द्रव्यमान ज्यादा था उनको पहले रख दिया और जिनका द्रव्यमान कम था उसको बाद में रखा गया भी। ठीक है, निकोल और कॉपर के अकॉर्डिंग यहां पे इनका सेट नहीं हो पाया था। उसके बाद में आता है हेनरी मोजले। अब ये मोस्टली नाम लिख रखा है इसने, हेनरी मोजले। हेनरी मोजले आता है 1913 के अंदर। इन्होंने देखा भी सारे के सारे परमाणु द्रव्यमान के पीछे दौड़ पड़े। अब इन्हें लगा भी परमाणु द्रव्यमान के अगर तत्व सेट होते तो हो जाते, अपन क्या करते हैं थोड़ा सा नया करते हैं। और इन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर सेट कर दिया। परमाणु क्रमांक के आधार पर सेट कर दिया। तो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस आधार पर सेट है? तो परमाणु क्रमांक के आधार पर सेट है। और परमाणु क्रमांक को ही परमाणु संख्या बोलते हैं। परमाणु क्रमांक बोल दो या फिर परमाणु संख्या बोल दो, एक ही बात है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है? मोजले को कहा जाता है। और आवर्त सारणी का पिता किसे कहते हैं? तो मेंडलीव को बोलते हैं। मेंडलीव ने अपनी आधुनिक आवर्त सारणी है उनका प्रकाशन कब करवाया था? 1872 में करवाया था। यह चीज ध्यान में रखना, ग्रुप डी 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 4 नंबर हो जाएगा। और यहां पे हेनरी मोजले ने ही क्या है अपनी आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर है वो समस्थानिकों को स्थान दिया था भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? अब देखो भी संपूर्ण भार कार्य कब करेगा? द्रव्यमान का केंद्र। द्रव्यमान क्या होता है? मास होता है। मास द्रव्यमान है वो कभी भी चेंज नहीं होता। द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होगा, आप कहीं पे भी लेके चले जाओ। ठीक है, दाब का केंद्र, घर्षण का केंद्र। तो आपको पता भी गुरुत्वाकर्षण, अगर जहां पे गुरुत्वाकर्षण कम होगा तो वहां पे भार कम होगा, जहां पे गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है तो वहां पे भार ज्यादा है। तो वह बिंदु जहां पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, संपूर्ण भार कार्य कहां पे करेगा? तो गुरुत्वाकर्षण के केंद्र पे करेगा भी, गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के ऊपर करेगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और याद रखना दाब की जो SI इकाई होती है वो पास्कल होती है भी। दाब की SI इकाई है वो पास्कल होती है और इसे अपन लिखते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिखते हुए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिखा जाता है। और द्रव्यमान की जो यहां पे इकाई होती है वो मास यानी केजी होता है, किलोग्राम। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर बोला गया है भी यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होगा। अब इनमें थोड़ा सा यहां पे आवेग को काट के संवेग कर लो भी, आवेग को काट के आप क्या कर लो? संवेग कर लो। थोड़ा सा ये क्वेश्चन गलत था भी, तो इससे ठीक है बोर्ड ने भी क्या किया, इसको डिनोट यहां पे क्रॉस किया, गलत, इसको नेगेटिव किया भी। ठीक है, तो
आवेग की जगह अगर आप संवेग कर लोगे तो आपका ये क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। देखो भी कैसे, संवेग क्या होता है, संवेग को अपन लिखते हैं P से। P बराबर होता है ये द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल होता है। संवेग है वो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। अब यहां पे आपको ये एक रिलेशन में बता रहा हूं भी, संवेग और गतिज ऊर्जा के मध्य में क्या रिलेशन होता है। संवेग बराबर होता है रूट काइनेटिक एनर्जी, रूट काइनेटिक एनर्जी, यानी ये समानुपाती होता है, समान अनुपाती होता है किसके समान, यानी संवेग है वो काइनेटिक एनर्जी के वर्ग रूट के समानुपाती होता है भी, वर्ग रूट के समानुपाती होता है। अब ये मान आप थोड़ा सा बढ़िया तरीके से याद कर लेना। इसने क्या बोला, इसने बोला भी यदि दो असमान, द्रव्यमान यहां पे क्या है, दोनों के असमान है, और गतिज ऊर्जा क्या है, दोनों की समान है, तो भारी द्रव्यमान क्या होगा, तो भारी द्रव्यमान का क्या होगा, तो देखो भी भारी द्रव्यमान का P1 ये पहला द्रव्यमान है और सॉरी पहला संवेग है, और ये P2 दूसरा संवेग हो जाएगा भी। अब ये समान अनुपाती है, काइनेटिक एनर्जी तो बराबर है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अब देखो भी यहां पे द्रव्यमान की बात चल रही है तो आप वेग को कांस्टेंट मान सकते हैं, वेग को कांस्टेंट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वेग को मैं कांस्टेंट मान लेता हूं, द्रव्यमान इसमें m1 है और इसमें क्या है भी m2 है। अब भारी जो द्रव्यमान है भी, एक द्रव्यमान दोनों का अलग अलग है, दोनों का अलग अलग है, भारी द्रव्यमान का संवेग है वो क्या होगा, कम होगा या फिर ज्यादा होगा, तो भारी द्रव्यमान है उसका संवेग ज्यादा होगा क्योंकि समान अनुपात में है भी, समान अनुपाती है, जितना आप द्रव्यमान को बढ़ाओगे उतना ही आपका संवेग बढ़ेगा। देख लो यहां पे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर है दोनों की, तो यहां पे द्रव्यमान पे बात आई है, तो द्रव्यमान के अकॉर्डिंग अपन देखें जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका संवेग भी ज्यादा होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, अधिक संवेग, यानी भारी द्रव्यमान का क्या होगा, संवेग अधिक होगा भी। तो यहां पे 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। चीजें समझ में आ गई। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है, जिसके अंदर 5 से 8% है वो एसिटिक एसिड है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं भी। सिरके के अंदर है वो एसिटिक एसिड कितना होता है, 5 से 8% होता है भी। इथेनॉल जिसे C2H5OH, इसे क्या बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं भी, इथेनॉल बोल दो या फिर मेथेनॉल बोल दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एस्टर से अपन क्या करते हैं, साबुन का निर्माण करते हैं भी, एस्टर से है वो अपन साबुन का निर्माण किया जाता है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, ठीक है। और इथेनॉल या फिर एथेनॉल है, इसे क्या बोलते हैं, शराब बोलते हैं भी, शराब होता है, और एक होता है मेथेनॉल जो होता है CH3OH जो कि जहरीली शराब होती है भी, ये, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन या फिर बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन क्रियान्वित कर सकता है। ये आपका ALP 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया भी, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर भी 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में ग्रुप डी 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, और 2018 के अंदर भी आ गया भी, ठीक है। तो इसके अंदर देखो भी प्लेनेरिया है, इसमें भी पुनर्जनन के द्वारा, ये भी क्या करता है, पुनर्जनन के द्वारा यहां पे जनन करता है भी, ठीक है। प्लाज्मोडियम है, ये बहुविखंडन के द्वारा है, वो ये क्या करेगा, जनन करेगा। खमीर यीस्ट ये द्विखंडन के द्वारा है, वो ये यहां पे जनन करते हैं। लेकिन हाइड्रा है ना, ये मुकुलन के द्वारा भी करता है भी, मुकुलन के द्वारा भी करता है, और ये पुनर्जनन के द्वारा भी करता है। और यही इसने बोला है भी कौन सा जानवर है जो मुकुलन यानी बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन क्रियान्वित कर सकता है, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा इसके अंदर। अब याद रखना, पुनर्जनन है ना, ये जनन के समान नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है भी, पुनर्जनन है ये जनन के समान नहीं होता भी, ठीक है। इसमें आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बोला गया भी विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है विद्युत बल्ब में आमतौर पर, तो वैसे तो पहले अपन बात करते थे भी आर्गन की, पहले अपन बात करते थे आर्गन की, लेकिन आर्गन ऑप्शन में नहीं है। अभी जो बल्बों के अंदर भरी जाती है वो नाइट्रोजन भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस है वो बल्ब के अंदर भरी जाती है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। चीजें समझ में आ गई क्या। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें बोला गया भी निम्न में से
निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? उपस्थिति में बदलाव लाता है। इंसुलिन हार्मोन किससे निकलता है? इंसुलिन हार्मोन है वो अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। और ये क्या करता है? ये रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है। ठीक है, मधुमेह रोग बोलते हैं ना, मधुमेह रोग क्यों होता है? तो ये रक्त के अंदर जब शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो मधुमेह रोग होता है। और मधुमेह रोग को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन हार्मोन होता है। चीजें समझ में आ गई। थायरोक्सिन हार्मोन है, ये आपका थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायरोक्सिन हार्मोन है, ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है। और ये एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी थायरोक्सिन हार्मोन किसको कंट्रोल करता है? तो ये आयोडीन की मात्रा को कंट्रोल करता है। आयोडीन की मात्रा को कंट्रोल करता है। पशु हार्मोन है, ये एक प्रकार से पशु हार्मोन हो ही जाएगा भी। पशुओं के अंदर जो हार्मोन होते हैं वो पशु हार्मोन हो जाएंगे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये नर जनन हार्मोन है भी, ये नर जनन हार्मोन हो जाएगा। तो नर जनन हार्मोन, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये क्या करता है? तो ये नर के अंदर जो जनन अंग है जैसे वर्षण है, ठीक है, इन सभी का क्या करता है? विकास करता है भी, इन सभी का विकास करता है। तो इसने यही बोला भी युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाला उपस्थिति में बदलाव लाता है, तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेके आता है भी। ठीक है, नर जनन हार्मोन को क्या करता है? नर जनन जो एक प्रकार से अंग होते हैं उनका विकास करता है भी ये। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले तो आप क्लास को लाइक करो यार, क्लास को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे भी। ठीक है, अब ये ग्रुप डी का 73 पारियों के अंदर पेपर हुआ है। अगर आप बढ़िया तरीके से लाइक और शेयर करोगे, मोटिवेशन बना रहेगा, तो 73 के 73 करवा देंगे। 60 ही दिन बच्चे हैं, उसमें भी आपके 73 ये पेपर करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भी। लेकिन जब मोटिवेशन ही नहीं रहेगा यार, तो फिर क्लास लगाने का आनंद ही नहीं आएगा। ठीक है ना, तो क्लास को लाइक और शेयर कर दिया करो, पैसे नहीं लगते इस चीज के। रासायनिक अभिक्रिया में जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? इसी क्लास के अंदर बता के आया हूं भी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है? जिसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं भी। ठीक है, जिसके अंदर ऊष्मा बनती है। विस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है? ज्यादा अभिक्रियाशील तत्वों कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है, तो वो विस्थापन अभिक्रिया है। मैं एग्जाम्पल बता के चलूं आपको, एग्जाम्पल से आप बढ़िया समझोगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें क्या मिला दें? जल मिला दें, तो क्या बनेगा? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा भी, क्वेश्चन पूछा गया है। और प्लस में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलेगी, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। उसके बाद में विस्थापन अभिक्रिया की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास में लोहा है, इसको क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाल दें, तो ये क्या बन जाएगा? फेरस सल्फेट बन जाएगा भी। और प्लस में आपके पास में कॉपर। अब देखो भी, लोहा कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील था, तो कॉपर को क्या कर दिया? यहाँ पे विस्थापित कर दिया और खुद बैठ गया, तो ये हो गया आपके पास में विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद में दहन की अगर मैं बात करूं, तो कार्बन को हमने क्या कर दिया? कार्बन को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दिया, तो ये क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा भी। उष्मा शोष्य अभिक्रिया, जिसको हमने उष्मा दी है, जैसे एक प्रकार से AgCl है, या फिर इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अभी आपके पास में कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या करते हो? गर्म करते हो, तो क्या बनेगा? ये CaO प्लस में CO2, ये बन जाएगा भी। तो ये क्या है? आपने यहां पे इस अभिक्रिया को करवाने के लिए उष्मा दी है भी, तो उष्मा दी है, तो ये आपकी उष्मा शोष्य अभिक्रिया होगी। और दूसरा ये क्या है? वियोजन अभिक्रिया का भी प्रकार है ये उसमें वियोजन अभिक्रिया का प्रकार हो जाएगा। ये कौन सी अभिक्रिया थी? ये आपकी संयोजन, 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वहां पे संयोजन अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया? ये भी संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गर्मी उत्पन्न होती है, तो वो आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 18 सितंबर 2018 के अंदर, पहली पारी के अंदर, सारे के सारे मैंने आपको सोल्व आउट करवाए हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन आपका अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं पे भी आपको डाउट लग रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, क्लासों की PDF आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा भी। ठीक है, और प्रत्येक क्लास की PDF आपको यहीं पे मिल जाएगी, तो आप बढ़िया तरीके से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा
और इसके ऊपर है वो क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी, पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से इसको डाउनलोड कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी, सारे के सारे बढ़िया तरीके से। कोई भी एग्जाम आपको क्रैक करना होता है ना, तो उससे पहले उनके प्रीवियस ईयर का ज्ञान होना जरूरी होता है भी, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाते हो। ये सबसे बड़ी आपके लिए उपलब्धि है भी। मैंने आपके लिए इस प्रकार से प्रत्येक पेपर का अलग तरीके से पोस्टमार्टम करवा रहा हूं भाई, और बढ़िया तरीके से। ऐसी क्लास आपको शायद ही यूट्यूब के ऊपर मिलेगी भाई, अपने अलावा कोई इस प्रकार से आपको पोस्टमार्टम नहीं करवाएगा, ठीक है ना। तो बढ़िया तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा भी। तो आज की क्लास में इतना ही भी, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।